और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की टीचर भर्ती घोटाले की, जिसमें आरोपी अर्पिता के घर से फिर से नोटों का पहाड़ बरामद किया गया है। उत्तरी 24 परगना के बेलघोरिया स्थित अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से कल छापेमारी में 28 करोड़ रुपए जब्त किए गए। 28 करोड़ 90 लाख रुपए कैश पाया गया है। साथ ही 5 किलो सोना भी मिला है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ज्यादातर कैश टॉयलेट में छिपाया गया था। नोटों को गिनने के लिए 4 कैश काउंटिंग मशीनें लगानी पड़ी। करीब 10 घंटे तक नोटों की गिनती का काम चला। अब तक 2 छापेमारी में अर्पिता के घर से 50 करोड़ से भी ज्यादा की कैश बरामद हो चुका है। बेडरूम में कैश का अंबार, ड्राइंग रूम में कैश ही कैश, टॉयलेट में पैसा ही पैसा। अर्पिता का घर या कुबेर का खजाना। गुलाबी और हरे नोटों का यह अंबार पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोपी अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट से बरामद हुआ है। ईडी ने कल अर्पिता के बेलघरिया वाले फ्लैट में छापेमारी की तो हैरान रह गई। घर से नोटों का ऐसा अंबार मिला कि रुपए गिनने के लिए 3 मशीनें मंगवानी पड़ी। 500 और 2000 रुपए के नोटों के ढेरों बंडल को एक कमरे में झोले और बैग में ठूस कर रखा गया था। नोट इतने थे कि गिनने में सुबह हो गई। गिनती खत्म हुई तो कैश की संख्या 28 करोड़ 90 लाख तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में नोट टॉयलेट से मिले। अर्पिता के कोलकाता वाले फ्लैट से पहले 21 करोड़ 90 लाख मिला था और अब 28 करोड़ 90 लाख यानी अर्पिता के घर से अब तक 50 करोड़ 80 लाख के कैश की बरामदगी हो चुकी है। कल के छापे में नोट के अलावा 5 किलो से ज्यादा सोना भी बरामद हुआ है। काली कमाई का माल इतना ज्यादा था कि ले जाने के लिए ट्रक बुलवाना पड़ा। यही है बेलघरिया की पॉश सोसाइटी में अर्पिता का ठिकाना, जहां कल ईडी ने छापेमारी की। अर्पिता मुखर्जी के यहाँ 2 फ्लैट्स हैं। ब्लॉक 2 में फ्लैट नंबर 2A और ब्लॉक नंबर 5 में 8/A। पार्थो चैटर्जी के जो साथी अर्पिता मुखर्जी का यहाँ पे एक फ्लैट है। यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको फिर से, यहाँ पे जो जवान तैनात है वो सेंट्रल फोर्सेस के हैं। यहाँ पे ईडी का रेड चल रहा है ऊपर 9th फ्लोर में, जहाँ पे अर्पिता का एक फ्लैट है और वहाँ से बहुत सारा पैसा फिर से बरामद किया गया है। यहाँ पर एक गाड़ी आपको दिखाएंगे जो हमारे सामने है। ये एक हार्ड टॉप गाड़ी है जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ों को हटाया जाता है, निकाल के लिया जाता है और इसी में शायद पैसा जो है भरकर जो बरामद होगा उसको इसी गाड़ी में लेके फिर से रिजर्व की तरफ लिया जाएगा। ईडी ने अर्पिता के बेलघरिया टाउन क्लब स्थित 2 में से एक फ्लैट को सील भी कर दिया है। नोटिस में अर्पिता पर 11,819 रुपए मेंटेनेंस नहीं चुकाने की वजह बताई गई है। नहीं, मेंटेनेंस अप टू डेट नहीं है। आज के दिन में भी 60,000 रुपया बाकी है उनका। रेसिडेंशियल एरिया में, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में इस टाइप का घटना घटा तो बहुत बड़ा ही आश्चर्य का बात है ना। बाकी लोगों के लिए तो बहुत ही आश्चर्य का बात है, एक रेसिडेंस में इस टाइप का काम हो रहा है। बंगाल टीचर भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी और उनके रिश्तेदारों पर ईडी की छापेमारी जारी है। ईडी ने अर्पिता के 5 ठिकानों पर छापा मारा है। ईडी की टीम कोलकाता और उसके आसपास 5 जगहों, उत्तर 24 परगना के बेलघरिया और राजडांगा में बने अर्पिता के ऑफिस, रिश्तेदारों के घर और बाकी फ्लैट्स पर भी छापेमारी की। पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता के घर करोड़ों कैश मिलने से पार्थ चैटर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज पार्थ को लेकर ममता कैबिनेट भी फैसला करेगी। विपक्ष लगातार पार्थ की बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। ऐसे में ममता उन्हें हटाने का ऐलान कर सकती हैं। ऋत्विक मंडल के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ अर्पिता के घर के बाहर से मौजूद हैं। मेरे सहयोगी कोलकाता से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुपम मिश्र। लेकिन सबसे पहले ऋतिक, आपका रुख करते हुए, जिस कैश को गिनने में 10 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया, कुल मिलाकर 50 करोड़ से भी ज्यादा कैश मिल चुका है, 5 किलो सोना मिल चुका है। इसके बारे में जो डिटेल्स और क्लूज थे वो इस ब्लैक डायरी में मिले हैं और आगे आने वाले वक्त में और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां छापेमारी हो सकती है क्या?
जी बिल्कुल, देखिए जो कल से जो छापेमारी की गई, जो रेड्स किया गया, वो कोलकाता और उसके आसपास के इलाके में कुल 6 ऐसे जगह है जहां पर रेड किए गए। उनमें से ये एक फ्लैट है जहां से हम ये लाइव ब्रॉडकास्ट ला रहे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। ये अर्पिता मुखर्जी का बिलघोरिया वाला फ्लैट है। इसी फ्लैट के अंदर से करोड़ों रुपए बरामद किया जाता है। सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा है कि ज्यादातर पैसे इस फ्लैट के अंदर बेडरूम में रखा गया था, यहां तक कि बाथरूम में रखे गए जो वॉश बेसिन है उसके जो कैबिनेट है उसके अंदर भी, लॉकर में भी रखा गया था। आपको मैं दिखाना चाहूंगा। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है यहां पर लगे हुए, इनके फुटेज भी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बरामद किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यहां पर ये अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट था, लोग जो थे, पड़ोसी जो है, वो क्या कह रहे हैं? क्या उन्हें कुछ भनक मिलता था? आप बिल्कुल उनके बगल वाले फ्लैट में रहते, कभी अर्पिता को आते जाते देखा था? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैं अर्पिता को पहचानती भी नहीं हूँ। अच्छा, तो आपके पड़ोसी है, लेकिन कौन रहता था फिर यहाँ पर? ये मेरे को कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जैसे ये फ्लैट बंद है ना, तो वो फ्लैट भी बंद ही रहता था। हमेशा बंद रहता? हमेशा बंद रहता था। तो देखिए, समझने वाली बात होती है कि पता था कि कोई रहता है, लेकिन वो उनका कब आना जाना था ये सब नहीं पता। करोड़ों पैसा वहां से मिलता है। ईडी को उनको ले जाने में एक ट्रक बुलाना पड़ता है। तो इतने पैसे जब लाए गए, तो बारी बारी में अगर लाया गया तो बहुत लोग आए होंगे, तो कभी किसी को कुछ ही तरीके से भनक लगा आपको? नहीं, हम लोग का फ्लैट तो बंद रहता है। कब आ रहा है, कौन आ रहा है, मेरे को क्या मतलब है? बिल्कुल, देखिए ये ताज्जुब की बात है कि अर्पिता मुखर्जी को कभी भी किसी ने नहीं देखा, खासकर उनके जो पड़ोसी है इस फ्लैट के, उन्होंने भी कभी नहीं देखा। हालांकि फिलहाल इनको इस जगह को सील कर दिया गया है। सवाल ये उठता है कि विरोधी जो कह रहे हैं, ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं दिस इज जस्ट टिप ऑफ एन आइसबर्ग, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ शुरुआत है और कई सारे और ठिकाने ऐसे हैं जहां पर ऐसे करोड़ों रुपए आप यहां पर मिल सकता है। फिर फिलहाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन देखने वाली बात होती है, जो काला डायरी यानी ब्लैक डायरी जिसके जिक्र किया जा रहा है, उसके अंदर वो जो 40 पन्ने हैं, उनमें कई सारे जो इलीगल ट्रांजैक्शन है उसके डिटेल्स है। अब देखने वाली बात होती है कि इसके सिरे खंगालते हुए कहां कहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पहुंचती है। लेकिन गौरतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा, सिर्फ यहां से सोना नहीं बरामद किया गया, सिर्फ पैसा नहीं बरामद किया गया, करीब 5 किलो सोना, और जिनमें से ज्यादातर सोने के बिस्किट या फिर सोने के बार्स थे। ऐसे ईडी के सूत्रों के, ईडी के हवाले से हमें खबरें मिल रही है। तो ये भी इस फ्लैट से मिला। और ये जो क्लब टाउन है, यानी कोलकाता के बिल्कुल सटे इलाका है, ये बेलघोरिया है, जहां पर इस रिहायशी जो इलाका, ये जो पॉश एक सोसाइटी है, उसमें कुल 2 फ्लैट्स अर्पिता के थे। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात होती है, जो ओनर है यहाँ के, जो 2 फ्लैट के ओनर है, लेकिन उसको कभी किसी ने नहीं देखा। यहां तक 11,000 के ज्यादा मेंटेनेंस उनका ड्यू था। तो किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आते जाते थे, इन सब चीजों को लेकर अब सवालों के घेरे में है। तो अब देखने वाली बात होती है कि आज फिर से उनसे पूछताछ की जाएगी, सिर्फ पार्थो चैटर्जी से नहीं, लेकिन अर्पिता से भी पूछताछ की जाएगी। उस दौरान क्या कुछ नया इंफॉर्मेशन सामने आता है, और इस बारे में भी ईडी के ऑफिसर्स जानने की कोशिश करेंगे कि इतने तमाम पैसे यहाँ पर कैसे आए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, जितने कि मेरे सहयोगी अनुपम भी लगातार जुड़े हुए। अनुपम, देखिए अब ममता बनर्जी की तो काफी किरकिरी हो चुकी है पार्थ चैटर्जी को लेकर। आज आर या पार हो जाएगा, ये फैसला हो जाएगा उस मीटिंग में कि उनको बाहर करना है? जी देखिए, आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई है ममता बनर्जी की ओर से। अहम दिन है ये ममता बनर्जी के लिए, और खास तौर पर सभी को लग रहा है कि हो सकता है कि आज जो मिनिस्ट्री पार्थ चट्टोपाध्याय के हवाले की गई थी उसको वापस लेने का ऐलान इस मीटिंग के बाद ममता बनर्जी कर सकती हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि पार्थ चट्टोपाध्याय अभी भी नहीं चाह रहे हैं कि उनसे मिनिस्ट्री वापस ली जाए, लेकिन अब ये तृणमूल कांग्रेस पर निर्भर करता है। और खास तौर पर जिस तरीके का रवैया हम तृणमूल कांग्रेस का देख रहे हैं, उन्होंने पहले ही अपने को पार्थ चट्टोपाध्याय से थोड़ा अलग कर लिया है, और लगातार टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर वो कोर्ट में दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अब जो लेटेस्ट बयान आ रहे हैं और लेटेस्ट जो बात सामने आ रही है, उससे तो अब ये पता चल रहा है कि अगर जो ये रुपए बरामद हो रहे हैं, इतने सारे रुपए जो बरामद हो रहे हैं, इसका छोटा सा भी अगर क्लू पार्थ चट्टोपाध्याय से जुड़ता हुआ कोर्ट में प्रमाणित होता दिखेगा, तभी टीएमसी पार्थ चट्टोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई कर देगी। और ऐसे में जो पहली कार्रवाई हो सकती है
उनका मंत्रालय जो उद्योग मंत्रालय उनके पास है उसको लेने की, वो संभवतः आज हमें देखने को मिले। इससे पहले हम देख चुके हैं उनकी जो सरकारी गाड़ी थी उसको वापस ले लिया गया है, उसको विधानसभा में भेज दिया गया है। तो हो सकता है कि आज शाम 3:30-4 बजे के बाद ममता बनर्जी ये ऐलान करें कि उनकी मिनिस्ट्री ले ली गई है, और हो सकता है कुछ रीशफल भी हमें देखने को मिले। उनकी मिनिस्ट्री किसको दी जा सकती है, इस पर एक नाम बाबुल सुप्रियो का भी आ रहा है कि शायद उनको दी जाए या ममता खुद अपने पास रखें, लेकिन अभी तक इस पे पूरा साफ नहीं हो पाया है कि ये आखिरकार किसके पास जाएगी मिनिस्ट्री। लेकिन अंततः आज नहीं तो कल ये मिनिस्ट्री वापस ली जाएगी, ऐसा तृणमूल सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। हो सकता है इसका चरम फैसला आज ही हो। ठीक है, नजर बनाए रखिए। अनुपम, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि शिक्षक भर्ती घोटाले में मुख्य तौर पर 3 किरदार सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल के उद्योग और वाणिज्य मंत्री पार्थ चैटर्जी, जो इस समय ईडी की गिरफ्त में है, पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी और टीएमसी विधायक मानिक भट्टाचार्य। मानिक से कल ईडी पूछताछ कर चुकी है। इस बीच पार्थ चैटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता बनर्जी पर पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से हटाने का दबाव लगातार बनता जा रहा है। आज दोपहर 3 बजे ममता कैबिनेट की बैठक है। माना जा रहा है कि कैबिनेट की इसी मीटिंग में पार्थ चैटर्जी को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। बीजेपी लगातार पार्थ चैटर्जी को हटाने की मांग कर रही है और इसको लेकर प्रेशर ममता सरकार पर बन चुका है। ये बड़ा घोटाला जिसमें एक एक करके जो छापेमारी हो रही है उसमें कुबेर का खजाना ईडी के हाथ लग रहा है। ईडी की कस्टडी में ही पार्थ चैटर्जी हैं और लगातार उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं। पहले से सब लोगों की जानकारी है बंगाल में कि किस तरीके की घोटाला हुई है, और ये जो व्यक्ति की नाम किया जा रहे हैं ये ममता बनर्जी की दाहिना हाथ है, महासचिव है, सेक्रेटरी जनरल है, और ये शिक्षा मंत्री, उद्योग मंत्री, व्यापार मंत्री, बहुत सारे मंत्री पद इनके पास में ही है। अगर ममता जी के अंदर थोड़ा बहुत नैतिकता बची रहते, कुछ सच्चता बची रहती, तो जल्द से जल्द इनको मंत्री पद से हटा के ये तफ्तीश और ढंग से हो, इसके लिए वो मदद करती। पार्थ चैटर्जी वाला जो विषय है ये क्योंकि ये सब जुडाइस है, इसके ये मामला जो विचाराधीन है, तो इसका विषय में मैं बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर कोई निर्दोष है तो वो अदालत के सामने उसको साबित करने का पूरा मौका भी दिया जाएगा, और उसके लिए उसका पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा वो भी देखने वाला रहेगा। तो हम भी अपेक्षा कर रहे हैं और बंगाल का पूरा जनता भी इसके लिए अपेक्षारत है। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, देखिए, ममता बनर्जी की छवि जो है वो नो नॉनसेंस मुख्यमंत्री की है। ऐसे में ये जो कुबेर का खजाना लगातार मिल रहा है, लगातार ऐसे सबूत पार्थ चैटर्जी के अगेंस्ट सामने आ रहे हैं, इसको लेकर ममता बनर्जी पर भी बहुत ज्यादा दबाव है। आज की बैठक में ही फैसला संभव बताया जा रहा है। क्या सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? जी देखिए नेहा, दबाव तो इतना है कि आज बीजेपी की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये रैली जो है ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ की जा रही है। तो सिर्फ ममता बनर्जी पर पार्थ को हटाने का दबाव नहीं है, पूरी तरह से एक जो धब्बा लगा है उसको भी मिटाने का बहुत बड़ा दबाव है। ऐसे में जो पहली कार्यवाही होनी चाहिए पार्थ चट्टोपाध्याय को उनके मंत्रित्व पद से हटाना, और सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि टीएमसी के कुछ बड़े नेताओं से भी हमारी बात हो रही थी, तो वो भी बोल रहे हैं कि अभी जो परिस्थिति है और जिस कदर ये कैश निकल रहा है, क्योंकि ईडी ने अदालत में कह दिया था कि ये जो घोटाला है लगभग 120 करोड़ रुपए का है और अभी सिर्फ 20 करोड़ के आसपास हमें बरामद हुआ है। तो वो बात धीरे धीरे उस हद तक पहुंचती जा रही है। अब 50 करोड़ के आसपास तो बरामद हो ही चुके हैं और बाकी रहे 70 करोड़ के आसपास, वो भी ईडी की कोशिश है कि किसी तरह उसको बरामद किया जाए। तो ऐसे में ये जो कैश का अंबार निकल रहा है और सीधे सीधे इसका जुड़ाव जो वरिष्ठ मंत्री हैं पार्थ चट्टोपाध्याय उनसे हो रहा है, ऐसे में दबाव बहुत ज्यादा है। और आज जो कैबिनेट मीटिंग है और जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही कि हो सकता है इस मीटिंग में पार्थ चट्टोपाध्याय से उनका मंत्रित्व वापस ले लिया जाए और वो मंत्रित्व किसी और को दिया जाए। ठीक है, नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अर्पिता के घर से बरामद 50 करोड़ से ज्यादा का कैश और करोड़ों का सोना पार्थ के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। साथ ही अर्पिता के फ्लैट से ही बरामद एक काली डायरी पार्थ के अलावा कई लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। दावा यही है कि इसी काली डायरी में भ्रष्टाचार का पूरा हिसाब किताब और लेखा जोखा है।
अर्पिता मुखर्जी का नाम आजकल बंगाल से लेकर देश भर के अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। मॉडलिंग से करियर की शुरुआत करने वाली अर्पिता ने बांग्ला, उड़िया और तमिल फिल्मों में काम किया। एक एक्ट्रेस के तौर पर अर्पिता को इतने लोग नहीं जान पाए, लेकिन आज पूरा देश अर्पिता के नाम की चर्चा कर रहा है। शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब अर्पिता मुखर्जी के पास से एक ब्लैक डायरी मिली है, जिसमें अवैध रूप से एसएससी में भर्ती किए गए लोगों के नाम दर्ज है। इसमें यह भी लिखा है कि किस जगह से कितनी रकम कहां जानी है। साथ ही मेरिट लिस्ट में किन किन को लेना है, यह भी इसमें दर्ज है। ब्लैक डायरी में ऐसे भी अभ्यर्थियों के नाम दर्ज है जिन्हें परीक्षा में पास होने लायक अंक तो नहीं मिले, लेकिन उनके मार्क्स बढ़ाकर उन्हें पास कराया गया। किसने कितने रुपए दिए और कितना बकाया रखा है, इसमें यह भी दर्ज है। साथ ही एजेंटों के नाम भी दर्ज है जिन्हें रुपए इकट्ठा करने और इधर उधर करने के लिए भेजा जाता था। पश्चिम बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा एवं स्कूली शिक्षा विभाग के बारे में भी अलग अलग कोडवर्ड्स में बातें लिखी हुई हैं। इस काली डायरी में काली कमाई के कई राज हैं। ये डायरी बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा विभाग की सूत्रों के मुताबिक इसमें 40 पन्ने हैं, जिनमें लेन देन का काफी ब्यौरा दर्ज है। इसमें कई लोगों के नाम मौजूद हैं। ईडी के अधिकारी उन नामों की लिस्ट बना रहे हैं। कई मंत्रियों के नाम और मोबाइल नंबर डायरी में दर्ज है। ईडी सूत्रों की माने तो यह डायरी शिक्षक भर्ती घोटाले की कई परतें खोल सकती है। ईडी के अधिकारियों का दावा है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के नाम से करीब 140 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। ईडी के अधिकारियों ने अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज के डायमंड सिटी फ्लैट से 6 विभागों की 37 फाइल्स भी जब्त की है। इसके साथ ही ईडी ने दावा किया कि अर्पिता ने करोड़ों की काली कमाई को सफेद बनाने के खेल का भी खुलासा किया है। उसने बताया कि फ्लैट से बरामद 21 करोड़ रुपए अर्पिता से जुड़ी कंपनियों में लगाने की योजना थी। अगर ईडी ने 1 या 2 दिन की देर की होती तो ये सारा पैसा यहाँ से बाहर निकल जाता। ईडी के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि अर्पिता मुखर्जी ने पैसों की हेराफेरी के लिए करीब 12 फर्जी कंपनियां खोल रखी थी। इनमें काला पैसा डालकर सफेद करने का खेल होता था। ईडी ओडिशा और तमिलनाडु में कुछ लोगों पर कड़ी निगाह रख रही है। उसे शक है कि क्या अर्पिता मुखर्जी ने किसी प्रोडक्शन हाउस में भी निवेश किया है। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। शिक्षा भर्ती घोटाले में हो रहे खुलासे और अपने ही मंत्री की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी मुसीबत में है। और इस बीच बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने ये कहकर खलबली मचा दी है कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक बीजेपी से संपर्क साधे हुए हैं। एक दावा किया है कि 38 तृणमूल कांग्रेस के विधायक एमएलएज आपके टच में हैं और 21 तो आपके बहुत खास टच में हैं। 38 हमारे सबके साथ हैं और 21 मेरे साथ सबसे ज्यादा टच में है। ये आपको लगता है ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे या फिर सिर्फ बातचीत ही होती रहेगी? मैं अभी बात कही थी कि हम लोग पिक्चर बना देना तो पहले म्यूजिक रिलीज करते हैं, फिर ट्रेलर करते हैं, फिर पिक्चर रिलीज करते हैं। अभी जो सुना है वो हमने म्यूजिक रिलीज किया है। तो पिक्चर कब देखेंगे या फिर ट्रेलर कब देखेंगे? अभी ट्रेलर देखिए, चलिए ना, अगर म्यूजिक को हिट होने दीजिए, फिर ट्रेलर दिखाऊंगा, फिर पिक्चर दिखाऊंगा। बंगाल की पॉलिटिक्स में फिर से आपको दोबारा बहुत एक्टिवली देखा जा रहा है। आप बैक टू बैक यहाँ पे आ रहे हैं, वीडियो मैसेजेस डाल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। इसका मतलब इंगित क्या है? कि देखिए, मैं कभी भी पीछे नहीं था। मैं एक आदमी हूँ जो प्रोटोकॉल मानता हूँ। मेरा जो भी मुझे काम मेरा जो होता है तो दिल्ली से प्लान करके यहाँ दिया जाता है, फिर उस हिसाब से मैं चलता हूँ। मैं एक्टिवली आऊँगा और ज़्यादा एक्टिव होऊंगा। अभी कल सिर्फ जो काम मुझे दिया गया है मैं उतना ही करूँगा, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने मुझे दिया है मैं उतना ही करूँगा। इतना डिटेल्स में आपको बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन वही मैं काम कर रहा हूँ। महाराष्ट्र जैसा स्थिति भी हो सकता है, आपने दावा किया। सर, कभी भी हो सकता है। महाराष्ट्र में हो सकता है एक दिन सुबह उठा देखा कि शिवसेना बीजेपी फॉर्मिंग गवर्नमेंट, तो कल आज सो जाइए, रात कल सुबह भी हो सकता है। हो सकता है कल, हो भी सकता है। वहीं मिथुन के बयान पर टीएमसी सांसद डोला सेन ने क्या कहा है, दिखाते हैं आपको।
मिथुन दा बहुत बड़ा एक्टर है, अच्छा एक्टर है। हम उनको हर वक्त एक्टर होने के नाते बेस्ट विशेस देना चाहते हैं और हर एक एक्टर को, हर एक शिल्पी को, आर्टिस्ट को सपना देखना बहुत आसान लगता है और हम चाहते हैं मिथुन और भी अच्छा सपना देखे और ऑल द बेस्ट विशेस फॉर हिम एंड हिज ड्रीम्स टू। लेट हिम ड्रीम। उन्होंने कहा कि बहुत सारे एमएलएस टच में हैं उनके इस हम तरीके। फिर यही बोलेंगे कि मिथुन दा एक्टर होने के नाते और भी सपने देख ले और उसके लिए और उसके सपने के लिए, ड्रीम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के संसद भवन परिसर में 24 निलंबित विपक्षी सांसदों का धरना जारी है। ये रिले धरना बताया जा रहा है। रात भर निलंबित सांसद धरने पर डटे रहे। सांसदों ने 50 घंटे तक धरने का ऐलान किया है। सांसदों को हंगामे के कारण संसद की कार्रवाई से निलंबित किया गया था। केंद्र सरकार और सरकार की नीतियों के खिलाफ विपक्षी सांसदों का धरना जारी है, जो शुक्रवार दोपहर 5 बजे तक चलेगा। इस बात का ऐलान इन सांसदों ने पहले से ही कर दिया है। रात भर ये धरने पर बैठे रहे। टीएमसी, टीआरएस और जेएमएम के सांसद हैं। सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ संसद में धरना उनका जारी है। मौसमी सिंह जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए रिले धरना, लेकिन बार बार स्पीकर की ओर से भी चेतावनी दी गई थी। ऐसे में बात न मानते हुए शायद पहले से ही मन बनाया था कि इस तरह का धरना करना है। देखिए, धरना मना है, ये पहले ही नोटिस आया था सत्र शुरू होने से पहले ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरह से हंगामे का मन बना चुका था। जो शुरुआत रही थी, आप देखिए नया मानसून सत्र की, वो हंगामेदार रही थी। नोटिसों को लेके बवाल खड़ा हुआ, उसके बाद अग्निपथ से लेके महंगाई को लेके जो सियासी बवंडर शुरू हुआ पहले हफ्ते, पहले दिन, वो लगातार बरकरार है। पीछे संसद परिसर में महज 20 कदम की दूरी में भीतर गांधी प्रतिमा आपको नजर आएगी, जो बिल्कुल पास में ही है, और वहां पे सारे सांसद बैठे हैं। जब वो नारेबाजी करते हैं तो यहां तक भी आपको शोर सुनाई दे जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दूसरी बार है कि एक मानसून सत्र में डे एंड नाइट वाला धरना चल रहा है, यानी कि 24/7 फॉर 3 डेज। और ये पूरा धरना शुक्रवार को 1 बजे खत्म होगा। पर ये राज्यसभा के सांसद कर रहे हैं यार, 20 सांसद, आखिरी कड़ी थी संजय सिंह की, वो कर रहे हैं और सॉलिडारिटी व्यक्त कर रहे हैं 4 कांग्रेस के सांसद जो लोकसभा से निलंबित हुए हैं। तो पूरी आप देखिए एकजुटता नजर आ रही है। शुरू के बिखराव, राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव के बिखराव के बाद एक तरीके से विपक्ष को लगता है ये मौका है चौका लगाने का। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच बड़ी खबर बिहार से, जहां पर पटना आतंकी मॉड्यूल मामले में दरभंगा में संदिग्ध आतंकियों के घर एनआईए की छापेमारी हुई है। पटना आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 संदिग्ध आतंकवादी नरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम के दरभंगा स्थित घर पर एनआईए की टीम आज सुबह से ही छापेमारी कर रही है। एनआईए की टीम आज सुबह नरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम के घर पहुंची और उनके परिवार से पूछताछ कर रही है। पटना आतंकी मॉड्यूल से जुड़े ये तीनों संदिग्ध आतंकवादी दरभंगा के ही रहने वाले हैं। रोहित सिंह जुड़ गए हैं। रोहित, अभी तक छापेमारी में क्या कुछ पुख्ता सामने आया है? देखिए नेहा, जो अब जानकारी ये आ रही है कि अभी केवल जो एनआईए की छापेमारी है वो केवल दरभंगा तक अब सीमित नहीं है, बल्कि अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है जहां जहां से आतंकियों के तार जुड़े हुए हैं। याद होगा एफआईआर जो दर्ज की गई थी पटना आतंकी मामले में, 26 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई थी। और आज सुबह से ही तमाम ठिकानों पर, मोतिहारी हो, मधुबनी हो, दरभंगा हो, इन सब जगहों पर जहां जहां से ये संदिग्ध आतंकवादी वहां के रहने वाले हैं, उन सभी जगहों पर आज सुबह से एनआईए की टीम पहुंची हुई है, लगातार छापेमारी कर रही है। और दरभंगा में भी नूरुद्दीन, सनाउल्लाह और मुस्तकीम, जो तीनों संदिग्ध आतंकवादी हैं, इनके यहाँ सुबह एनआईए की टीम पहुंची और इनके परिवार वालों से गहन पूछताछ कर रही है। और वहीं मोतिहारी में भी जो खबर आ रही है कि रियाज नाम के एक पीएफआई जो सदस्य है, उसके यहाँ भी एनआईए की टीम पहुंची है। यानी कि अब एनआईए ने जो पटना टेरर मॉड्यूल के जांच अपने हाथों में लिया है, उसके बाद आज बिहार के कई ठिकानों पे जो है एनआईए की जो है छापेमारी चल रही है फुलवारी शरीफ पीएफआई लिंक को लेकर। नेहा,
बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एक तरफ दरभंगा में पटना टेरर मॉड्यूल के आरोपियों के घर पर एनआईए की छापेमारी जारी है, वहीं दूसरी तरफ कल रात ही सीपीआई एमएल के 2 विधायक नामजद आरोपी नुरुद्दीन जंगी के घर पहुंचे थे। फुलवारी शरीफ और सिकटा के विधायक ने नुरुद्दीन के परिवार वालों से मुलाकात कर उनसे हमदर्दी जताई और एनआईए की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। 11 तारीख से घटना सामने है और 15 तारीख से लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। पटना के जितने बड़े अफसरान हैं, यहाँ तक मुख्यमंत्री जी से स्पष्ट रूप से ठोस रूप से सबूत मांग रहे हैं कि आपके पास जो साक्ष्य है उपलब्ध कराइए। मैं मांग रहा हूं कि वहाँ के मैं स्थानीय विधायक फुलवारी शरीफ का हूँ। हमारे क्षेत्र के नागरिकों को, हमारे क्षेत्र के दायरे में लोगों को आपने आतंकवाद से जोड़ करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अभी तक एक अदना सा भी सबूत स्पष्ट रूप से पेश नहीं किए हैं। इससे मतलब स्पष्ट है कि उनके पास कोई सबूत नहीं है और जानबूझ के तंग करता है। बहुत सारी घटनाओं के रूप में भी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पूरे तौर पे 2024 की योजना के तहत है और इसका हम लोग विरोध करेंगे। पूरा जो बिहारी समाज है, वो पूरा हिंदुस्तान का जो समाज है, जो भी मानवाधिकार के पक्ष में लड़ने वाले लोग हैं, जो लोग भी जनता के पक्ष में, संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में सोचते हैं, कुछ करने की बात करते हैं, वो इसका विरोध करेंगे।